चाय बेचने वाली चुड़ैल। रात के 2 बज रहे थे। घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली ऊबड़ खाबड़ सड़क पर आर्यन की मोटरसाइकिल की हेडलाइट अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इंजन की आवाज के अलावा चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा था जो कानों में चुभ रहा था। अचानक एक पुराने जर्जर लकड़ी के पुल के पास आर्यन की बाइक ने जोर का झटका लिया और इंजन पूरी तरह शांत हो गया। यह जगह कालपुर गांव की सीमा थी। आर्यन ने कई बार किक मारी, लेकिन मोटरसाइकिल टस से मस न हुई। तभी उसे सड़क किनारे एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक पुरानी लालटेन जल रही थी। रहस्यमयी मुलाकात एक झुकी हुई आकृति, जिसके कंधे पर लोहे की केतली लटकी थी, धीरे धीरे साए की तरह आर्यन की ओर बढ़ने लगी। वह एक बुढ़िया थी, जिसके बाल सफेद रेशम की तरह बिखरे थे और आंखों में ऐसी चमक थी जैसे कोई बिल्ली अंधेरे में देख रही हो। बुढ़िया, बेटा, इस काली रात में जहां परिंदा भी पर मारने से कतराता है, तुम अपनी इस लोहे की सवारी के साथ यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? देखो, तुम्हारी यह मशीन जवाब दे गई है, क्योंकि इस मिट्टी की अपनी एक जिद है। क्या एक प्याली गर्म चाय पीना चाहोगे? मेरी यह चाय साधारण पत्ती और पानी का मेल नहीं है। इसे पीने के बाद इंसान के मन का सारा भय लुप्त हो जाता है और उसे वो सत्य दिखने लगता है जो प्रकृति की परतों के पीछे छिपा है। शहर की उन मशीनी दुकानों पर मिलने वाली फीकी चाय भला इस मिट्टी और जंगल की खुशबू वाली चाय का मुकाबला क्या करेगी? लोग तो इस रास्ते पर रुकने के नाम से ही कांप उठते हैं, पर तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी बेखौफ चमक है। बताओ साहब, क्या एक घूंट पीकर अपनी रूह को तृप्त करना चाहोगे, या इस भयानक ठंड और खामोशी के बीच भूखे प्यासे ही इस रास्ते पर अपनी मौत का इंतजार करोगे? धूर्त लोमड़ी। जंगल का एक हिस्सा, शेर की गुफा के पास का दृश्य। शेर अपने भव्य आसन पर बैठा है। उसकी विशाल काया गुस्से और चिंता से तनी हुई है। उसकी गहरी सांसें पूरे गुफा में गूंज रही हैं। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं है, बल्कि एक गहरी निराशा और क्रोध साफ दिख रहा है। तभी लोमड़ी धीरे धीरे, अत्यंत सावधानी से, बिना कोई आवाज किए उसके पास आती है। उसकी चाल में एक अद्भुत संतुलन और चालाकी है, मानो वो किसी अदृश्य धागे पर चल रही हो। शेर अपनी भारी और गरजती हुई आवाज में, जो अब पहले जैसी दमदार नहीं लगती, फिर भी उसमें एक अधिकार की गूंज है। लोमड़ी, मैंने तुम्हें अपने दरबार में बुलवाया है, और ये बुलावा हल्के में मत लेना। पूरे जंगल में आज बस एक ही चर्चा है, एक ही फुसफुसाहट है, माइनस की कोई मेरी परम शक्ति को चुनौती दे रहा है। कोई मेरी शाही गरिमा को तार तार करने की हिमाकत कर रहा है, और ये बात मुझे भीतर तक परेशान कर रही है। मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि ये कोई छोटी मोटी शरारत नहीं, बल्कि एक सुनियोजित प्रयास है। अब सीधा सीधा जवाब दो, बिना किसी लाग लपेट के। कहीं ये तुम्हारी ही कोई धूर्त चाल तो नहीं? क्या तुम ही पर्दे के पीछे से इन अफवाहों को हवा दे रही हो, मेरे साम्राज्य को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो अंजाम बहुत बुरा होगा लोमड़ी। ऐसा बुरा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी थर थर कांपेंगी। लोमड़ी अपने होठों पर एक अत्यंत सूक्ष्म, लगभग अदृश्य मुस्कान लिए हुए, अपनी आवाज को झुकाकर, मानो वो पूरी तरह से अधीन हो। महाराज, ये सुनकर मेरा हृदय कांप उठा है कि आपके मन में मेरे प्रति ऐसा कोई भी विचार आ सकता है। जंगल की सत्ता, यह आदिकाल से आपकी थी, है और सदियों तक आपकी ही रहेगी। भला मैं लोमड़ी जैसी एक तुच्छ निरीह प्राणी, जिसकी औकात आपके पंजे की एक उंगली के बराबर भी नहीं, आपकी शेर जैसी गूंजती हुई, गर्जना करती हुई दहाड़ को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? ये तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। मेरी इतनी मजाल नहीं महाराज, मेरा ऐसा सोचना भी पाप है। मैं तो आपकी चरणों की धूल के बराबर हूँ, परंतु हाँ, यदि आप मुझे इतनी सी अनुमति दें, अपनी असीमित कृपा से मुझे ये आज्ञा दें, तो मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य अवश्य कहूँ। एक ऐसा सत्य जो शायद आपकी इस समय की चिंता को कुछ कम कर सके, या कम से कम उसे सही दिशा दे सके। शेर अपनी बड़ी बड़ी आंखें तरेरते हुए, उसकी आवाज में गहरा संदेह और हल्की झुंझलाहट थी। सत्य, और वो भी लोमड़ी के मुंह से? ये तो वही बात हुई कि रेगिस्तान में पानी मिल जाए। मुझे तो उस दिन का डर है लोमड़ी, जिस दिन सांप उड़ने लगेगा और तू सच्ची और खरी बातें बोलने लगेगी। ये प्रकृति के नियमों के विपरीत है। तुम्हारी प्रजाति की तो पहचान ही छल और कपट है। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले। बोल माइनस, क्या कहना चाहती है? सोच समझकर बोलना, क्योंकि तेरी हर बात पर मेरी तीखी नजर होगी और हर शब्द का गहन विश्लेषण किया जाएगा।
लोमड़ी धीरे धीरे अत्यंत शांत भाव से एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी गहरी चाल का संकेत दे रही थी। राजन, मेरा हृदय आपकी चिंता को देखकर विचलित है, और जो सत्य मैं कहने जा रही हूँ वो कड़वा है परंतु आवश्यक है। क्षमा कीजिएगा, लेकिन जंगल में अब पहले जैसा डर नहीं रहा। आपकी अनुपस्थिति में या शायद आपकी कुछ कम सक्रियता के कारण वन्य जीवों के मन से वो भय समाप्त हो गया है जो कभी आपकी उपस्थिति मात्र से उन्हें जड़ कर देता था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी दहाड़ में अब पहले जैसी वो गर्जना नहीं है, वो आतंक नहीं है जो कभी पूरे जंगल को थर्रा देता था। देखिए ना, हाथी जो कभी आपकी एक नज़र से रास्ता बदल देते थे, वे खुलेआम और बेफिक्र होकर जलकुंभी में मौज मस्ती से नहा रही हैं, मानो उन्हें किसी का डर ही ना हो। भालू जो कभी आपकी गुफा के पास आने की भी हिम्मत नहीं करते थे, वे अब सरेआम खुलेआम बिना किसी खौफ के शहद की छत्तों को लूट रहे हैं और उनके चेहरों पर संतोष साफ दिखाई देता है। और बंदर, महाराज, बंदरों की हरकतें तो अब सारी सीमाएं लांघ चुकी हैं। वे तो आपके इस पूजनीय सिंहासन की, आपके सिंहासन के बैठने के तरीके की, आपकी चाल की, आपकी मुद्रा की नकल तक करने लगे हैं, और ऐसा करते हुए वे एक दूसरे को देखकर ठहाके लगाते हैं। ये सब आपकी सत्ता का अपमान है महाराज। यदि ऐसा ही चलता रहा, यदि ये स्थिति अनियंत्रित रही, तो जंगल की ये भव्य सत्ता, ये असीमित शक्ति धीरे धीरे आपके शक्तिशाली पंजों से फिसल जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे रेत हाथ से फिसल जाती है। शेर गुस्से से गुर्राते हुए, उसकी आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई थी, लेकिन वो क्रोध से भरी थी। तो क्या तू ये कहना चाह रही है कि मैं बुज़दिल हो गया हूँ? क्या मैं वो नहीं रहा जो कभी अकेले ही हाथियों की पूरी टोली को, उनके झुंड को अपनी एक दहाड़ से खदेड़ देता था? क्या मैं वो नहीं हूँ जिसकी एक गर्जना से, एक ही गूंज से नदी का तेज बहाव तक अपनी दिशा बदल लेता था, किनारे तोड़ देता था? क्या तू मेरी ताकत पर संदेह कर रही है लोमड़ी? मेरी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है? अपनी सीमा में रह, मुझे उकसा मत, वरना तेरी ये धूर्त जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लोमड़ी अपनी चालाकी भरी मुस्कान को थोड़ा गहरा करते हुए, उसकी आवाज में अब अधिक दृढ़ता थी। नहीं महाराज, आप वही हैं, बिल्कुल वही हैं। आपकी शक्ति, आपका पराक्रम, आपकी अदम्य ऊर्जा आज भी वैसी ही है, अक्षुण्ण है। परंतु महाराज, शक्ति केवल विशाल पंजों में या गर्जना करती दहाड़ में ही निहित नहीं होती। शक्ति का असली स्रोत तो मस्तिष्क में भी होता है, बुद्धि में होता है। और ये एक अकाट्य सत्य है कि जहाँ पंजा किसी कारणवश रुक जाए, जहाँ बाहुबल की सीमा आ जाए, वहाँ बुद्धि को, विवेक को अपनी चाल चलना चाहिए। वहाँ रणनीति काम आती है। अगर आप चाहें, यदि आप मुझे ये अवसर प्रदान करें, तो मैं आपकी इस धूमिल होती सत्ता को, आपके इस कमजोर होते प्रभाव को फिर से उसी पुरानी दृढ़ता के साथ, उसी पुरानी आभा के साथ स्थापित करने की एक ठोस और अचूक योजना बना सकती हूँ। एक ऐसी योजना जो आपके नाम का परचम फिर से पूरे जंगल में फहरा देगी। शेर थोड़ा नरम होते हुए, उसकी आवाज में अब उतनी तीखी धार नहीं थी, बल्कि एक जिज्ञासु भाव था। बुद्धि? तेरी बुद्धि में ऐसी क्या खास बात है लोमड़ी, जो मेरे इन शक्तिशाली पंजों से भी बढ़कर है? मेरे पंजे तो पहाड़ भी हिला सकते हैं। ऐसी कौन सी योजना है तेरे पास जो खून बहाए बिना या सीधी टक्कर लिए बिना मेरी खोई हुई गरिमा लौटा सके? विस्तार से बता, पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। लोमड़ी अपनी आंखों में एक नई तीव्र चमक लाते हुए, उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। राजन, आपके पंजे निस्संदेह डर पैदा करते हैं। आपकी एक दहाड़ से हर कोई कांप उठता है, पर केवल डर से क्या होगा? डर से तो लोग छिपते हैं, दुबक जाते हैं, वे आपकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में आपके प्रति सम्मान पैदा नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि वे डरें भी और साथ ही वे चुपचाप झुकें भी, आपके सामने नतमस्तक हों, आपके आदेशों का पालन करें बिना किसी प्रश्न के। आपको अब केवल जंगल का नियम नहीं बदलना है महाराज, बल्कि उसकी मानसिकता बदलनी होगी। उन्हें ये लगने पर मजबूर करना होगा कि आपके खिलाफ बोलना, आपके खिलाफ एक भी शब्द सोचना, मतलब खुद के खिलाफ युद्ध छेड़ना है, अपनी बर्बादी को आमंत्रित करना है। मैं ये भ्रम, ये धारणा इतनी कुशलता से फैला सकती हूँ कि हर प्राणी को ये विश्वास हो जाए कि आपकी शक्ति सिर्फ आपकी उपस्थिति में नहीं, बल्कि हर जगह मौजूद है, हर कण में व्याप्त है। शेर थोड़ा चौंकते हुए उसके माथे पर बल पड़ गए थे। तो तू ये कह रही है कि तू मेरे लिए डर का एक ऐसा अदृश्य जाल बुन सकती है, एक ऐसा जाल जिससे कोई बच न सके, और वो भी बिना एक बूंद खून बहाए, बिना किसी सीधी लड़ाई के? ये कैसे संभव है लोमड़ी? इतनी सूक्ष्मता से काम कैसे होगा? मुझे समझा, क्योंकि तेरी ये बात मेरे लिए थोड़ी अचंभित करने वाली है। लोमड़ी धीरे से सिर झुकाते हुए, उसकी आंखों में अब एक विजेता की चमक थी। हाँ महाराज, बिल्कुल ऐसा ही। मैं आपकी परछाई बन जाऊंगी। आप अपने सिंहासन पर गरिमा के साथ विराजमान रहिए, अपने साम्राज्य का गौरव बनाए रखिए। मैं जंगल में आपके नाम का आतंक फैला दूंगी, एक ऐसा आतंक जो दिखाई ना दे पर महसूस हो, एक ऐसा भय जो हर प्राणी के मन में घर कर जाए। मैं ऐसी अफवाहें फैलाऊंगी, ऐसी कहानियां गढ़ूंगी, ऐसे संकेत छोड़ूंगी जिससे हर कोई आपकी असीम और रहस्यमयी शक्ति पर विश्वास करने लगे।
परंतु महाराज, मेरी इस सहायता के लिए एक छोटी सी शर्त है। शेर संदेह से देखते हुए उसकी आवाज में एक हल्की सी धमकी थी। शर्त? तू मुझसे शर्त रखेगी? ये तो सूरज को अपनी शर्त बताने जैसा है। अपनी जुबान पर लगाम लगा। लोमड़ी, कह तो सही, वरना तेरे जैसे सैकड़ों की खाल मेरे महल की दीवारों पर पहले से ही टंगी है और तेरी खाल भी उनके बगल में सज जाएगी। तेरी औकात क्या है जो तू अपने राजा से शर्त रखेगी? अपनी हद में रह। लोमड़ी धीरे से आंख मिलाते हुए, उसकी नजरें अब शेर की आंखों से नहीं हट रही थीं। उनमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। बस यही कि जब जंगल फिर से आपके आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो जाए, जब हर प्राणी आपके नाम से कांपने लगे और आपकी आज्ञा का पालन करने लगे, तब आपके दरबार में महाराज एक छोटा सा कोना मेरे लिए भी सुनिश्चित हो। मैं ना तो कोई मंत्री बनना चाहती हूँ, न कोई सेवक। मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक सलाहकार के रूप में, एक गुप्त मार्गदर्शक के रूप में छाया में रहकर आपकी महिमा को बनाए रखना चाहती हूँ, उसे और बढ़ाना चाहती हूँ। मैं आपकी गुप्त शक्ति बनूंगी जो दिखाई न दे पर महसूस हो। मैं आपकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक बनूंगी जो आपके नाम को और भी ऊंचा ले जाए। शेर थोड़ी देर सोचते हुए उसकी विशाल आंखें लोमड़ी पर टिकी थीं। फिर एक भारी और धीमी आवाज में बोला, धूर्त तो तू है लोमड़ी, इसमें कोई संदेह नहीं। तेरी हर बात में एक छिपी हुई चाल होती है, पर यह भी सच है कि तेरी बातों में असर है, एक गहरी सच्चाई है। तेरी योजना में कुछ तो है जो मेरे बाहुबल से परे है। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, पर याद रख लोमड़ी, तू मेरी परछाई बन सकती है, माइनस मेरी बराबरी नहीं। तेरी सीमा हमेशा मेरी परछाई तक ही रहेगी। अगर तूने कभी भी मुझे धोखा देने की सोची, मेरे पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, तो अगली बार सिर्फ तेरी पूंछ ही मेरी गुफा की दीवारों पर लटकी होगी, तू नहीं। तेरा पूरा शरीर एक निशानी बन जाएगा उन सब के लिए जो मुझसे छल करने की सोचते हैं। मेरी बात याद रखना। लोमड़ी धीरे से अत्यंत संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ पीछे हटती है। महाराज, लोमड़ी धोखा नहीं देती, वो केवल अपनी चालें बदलती है, परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति को नया आकार देती है, और चाल वो ही सफल होती है। महाराज, जो सिंह को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दे, उसे अपने जाल में फंसा ले, उसे लगे कि वो ही विजेता है, जबकि असली खेल कोई और खेल रहा हो। जंगल में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। शेर की खोई हुई शक्ति और प्रभाव फिर से लौटने लगते हैं। उसका नाम फिर से जंगल में गूंजने लगता है। पर असली नियंत्रण, वो शक्ति जो दिखाई नहीं देती, वो धीरे धीरे लोमड़ी के चतुर हाथों में आ रहा होता है। क्योंकि असली राजा वही होता है जो बिना ताज के भी राज करता है, जो बिना सिंहासन पर बैठे भी पूरे साम्राज्य को अपनी उंगलियों पर नचाता है। सीख, बाहुबल के साथ साथ मस्तिष्क की शक्ति यानी बुद्धि और कूटनीति भी उतनी ही जरूरी होती है। परंतु अगर ये बुद्धि धूर्त और कपटी हो, तो वो इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो किसी भी सिंहासन की जड़ें तक हिला सकती है और बिना किसी को पता चले सत्ता पर अपना कब्जा कर सकती है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे अदृश्य प्रभाव और मनोवैज्ञानिक खेल प्रत्यक्ष शक्ति से भी अधिक प्रभावी हो सकते हैं।